गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस इन बेसिकली जो आपका प्रोटीन सेपरेशन के लिए दैट इज योर पेज। ठीक है, पेज मेनली हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सो उसमें हमने बेसिकली देखा था, पहले आपकी जेल्स के बारे में देखा था, एग्रोस जेल क्या होती है और आपकी पॉलीक्राइलामाइड जेल हम कैसे बनाते हैं। सो दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल कैटालिसिस। इसमें हमने बेसिकली अलग 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 कंपोनेंट्स की बात की थी, जिसमें एक्राइलामाइड, ऑब्वियसली एक्राइलामाइड तो आपका मोनोमर है। बिस एक्राइलामाइड इज ए क्रॉस लिंकिंग एजेंट। ठीक है, और ये जो एग्जांपल है पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइलामाइड इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल कैटालिसिस। ठीक है, तो इसमें हमने जैसे अमोनियम परसल्फेट और टिमिड की बात की थी। टिमिड का क्या फंक्शन होता है, वो परसल्फेट आयन से फ्री रेडिकल जनरेट करता है। ठीक है, और उसके बाद बेसिकली हम उसके बाद ही आपकी क्या होती है, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, सो ये बेसिकली आप देख सकते हो कि इसमें बिसएक्राइलामाइड उसका काम होता है क्रॉस लिंकिंग एजेंट है। ठीक है, फिर हमने एक फोटो पॉलीमराइजेशन की बात की थी। इसमें हम अमोनियम परसल्फेट और टिमिड को किससे रिप्लेस कर देते हैं, राइबोफ्लेविन से। और जब हम जेल को रखते हैं लाइट के फ्रंट में फॉर 2 to 3 आवर, तो राइबोफ्लेविन की डीकम्पोजिशन से ही फ्री रेडिकल आपका जनरेट होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा था कि स्टैकिंग जेल होती है, सेपरेटिंग जेल होती है, दोनों की पीएच डिफरेंट होती है। ठीक है, और ये बेसिकली मैंने आपको कुछ मार्कर्स बताए थे कि हम स्टैंडर्ड मार्कर्स रन करते हैं एंड उनको उनको स्टैंडर्ड लेके हम अपने जो प्रोटीन है उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो डाई फ्रंट क्या था, ब्रोमोफिनॉल ब्लू। और ये जो हमें प्रोटीन के बैंड्स ब्लू कलर के दिखते हैं, इसके पीछे रीजन होता है कॉमेसिव ब्रिलियंट ब्लू। ठीक है, तो एसडीएस पेज और आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग ये हमने दो पढ़े थे। एसडीएस पेज में हम साइज के बेस पे सेपरेट करते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में हम चार्ज के बेस पे सेपरेट करते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पीएच के ऊपर किसी प्रोटीन या अमीनो एसिड के ऊपर चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग हॉरिजॉन्टल होती है, एसडीएस पेज आपका वर्टिकल होता है। ठीक है, तो इसमें हमने डिस्कस किया था, एम्फोलाइट्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, और बेसिकली मैंने आपको बताया था कि एम्फोलाइट से हम रेंज बना सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे तो चार्ज क्या होता है, जीरो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी पीएच पीआई से ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि हमने दो केस लिए थे, अगर पीएच पीआई से ज्यादा है, ठीक है, मतलब आपका जो प्रोटीन है आपने उसको उस सॉल्यूशन में रखा है जिसकी पीएच पीआई से ज्यादा है, या दूसरा केस हमने लिया था अगर पीएच आपकी पीआई से कम है। ठीक है, तो पीएच पीआई से ज्यादा थी तो क्या चार्ज था, नेगेटिव, और वो किस तरफ जाता है, एनोड की तरफ। और अगर पीएच पीआई से कम है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, और वो किस तरफ जाता है, कैथोड की तरफ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आपके होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, अलग अलग जो टेक्निक्स हैं, ठीक है ना, कई बार मिक्सचर आ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था जेल फिल्ट्रेशन, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है। सेपरेशन हम उसमें भी साइज के बेस पे करते हैं। ठीक है, बट उसका प्रिंसिपल थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, और एसडीएस पेज में बेसिकली हमने दो डिस्कस किए थे, एक होता है आपका विद बीटा मरकैप्टो इथेनॉल और एक विदाउट। ठीक है, तो विद के अंदर तो क्या होगा, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है, लेकिन जो विदाउट होता है उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आपके ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है, तो ये मेन आपको इसमें आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग में याद रखना है। ठीक है, फिर हमने बात करी थी, तो ये आप देख सकते हो, दिस इज योर आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। इसमें हम चार्ज के बेस पे सेपरेट करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था 2 डायमेंशनल 2D पॉलीक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें पहले आप आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग पहले आप चार्ज के बेस पे सेपरेट करते हो और फिर आप साइज के बेस पे। ठीक है, तो यू कैन सी कि कई बार ऐसा हो सकता है कि दो तीन प्रोटीन्स का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सेम है, ठीक है, बट उनका साइज डिफरेंट है। सो दिस इज मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्निक। ठीक है, तो क्योंकि कई बार आप चार्ज के बेस पे सेपरेट कर रहे हो तो कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे प्रोटीन्स का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सेम है। ठीक है, अगर सिर्फ साइज के बेस पे करते हो तो कई बार ऐसा हो सकता है कि उनका साइज जो है वो सेम है, ठीक है, लेकिन चार्ज डिफरेंट है। तो दोनों का अलग अलग प्रिंसिपल है। इसमें आप सेपरेट करते हो चार्ज के बेस पे। ठीक है, जैसा मैंने आपको कल दिखाया भी था, जैसा आप ये देखो, अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में यहाँ पर सिर्फ एक बैंड आया है, बट जब इन प्रोटीन्स को हमने एसडीएस पेज में सेपरेट करा तो हमारे पास दो बैंड आए। तो मतलब यहाँ पर दो प्रोटीन थे जिनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तो सेम था, बट उनका साइज क्या था, डिफरेंट था। ठीक है, तो ये और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक हो जाती है जिसमें आप दोनों का मिक्सचर करते हो। ठीक है, पहले बट आपको मैंने कल भी बताया था, पहले आपको चार्ज के बेस पे सेपरेट करना है। ठीक है, और फिर आपने किस बेस पे सेपरेट करना है, साइज। ठीक है,
अब नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस करना अपना, आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स में हम किसकी बात करते हैं, मेनली डीएनए या आरएनए। ठीक है, जैसे अभी यहां पर लिखा हुआ है एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ डीएनए। ठीक है, देखो इसका बेसिकली हमने, क्योंकि प्रोटीन्स के लिए हम पेज करते हैं और डीएनए के लिए या न्यूक्लिक एसिड्स के लिए हम एग्रोज करते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है, डीएनए का जो साइज है वो प्रोटीन के साइज से बड़ा है। जो डीएनए का साइज होता है वो प्रोटीन के साइज से जनरली बड़ा होता है। ठीक है, बाकी तो वही है ना, फ्रेगमेंट्स तो अलग अलग साइज के हैं। ठीक है, छोटे भी हो सकते हैं वो तो, मतलब अ, होने को तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डीएनए के फ्रेगमेंट जो हैं वो प्रोटीन के साइज से भी छोटे हैं, बट ये जनरल बात हो रहा है, जनरली डीएनए के फ्रेगमेंट्स बड़े होते हैं। तो वो जो है वो पॉलीक्राइलामाइड जेल का जो पोर साइज है, ठीक है, उसमें एंटर नहीं कर पाते, इसलिए हम पॉलीक्राइलामाइड जेल को नहीं यूज करते। ठीक है, जनरली। ठीक है, बाकी अगर डीएनए के फ्रेगमेंट छोटे हैं देन यू कैन यूज पॉलीक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑल्सो फॉर द सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, for the majority of DNA samples, electrophoretic separation is carried out in agarose gel. ठीक है, this is because most DNA molecules and their fragments that are analyzed routinely are considerably larger than proteins, and therefore because most DNA fragments would be unable to enter a polyacrylamide gel, the larger pore size of agarose gel is required. ठीक है, अब इसमें भी वही होता है कि जो एग्रोस जेल आप यूज कर रहे हो अलग अलग जैसे कंसंट्रेशन में आप यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया भी था कि जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना पोर साइज क्या होगा हमारा, कम होगा। ठीक है, उतना पोर साइज जो होता है वो बेसिकली क्या होता है आपका, कम होता है, जितना बड़ा, जितनी ज्यादा आप कंसंट्रेशन में यूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे इसमें मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आपके पास फॉर एग्जांपल जो जेल की कंसंट्रेशन है, ठीक है, जैसे मान लो दो तीन कंसंट्रेशन यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एक है आपके पास फॉर एग्जांपल 0.3%। ठीक है, क्या जेल की कंसंट्रेशन है, 0.3%। सो अगर आपके पास जेल की कंसंट्रेशन 0.3% है, तो उसके लिए जो साइज बता रखा है हमें दैट इज 5 to 60 किलो बेस पेयर। मतलब दिस इज द साइज ऑफ फ्रेगमेंट्स दैट यू कैन सेपरेट थ्रू, बेसिकली अगर आप ये कंसंट्रेशन यूज कर रहे हो। ठीक है, मतलब ये सिर्फ आपको आइडिया दे रहे हैं, मतलब जितनी कंसंट्रेशन कम होगी उतना पोर साइज क्या होगा आपका, बेसिकली लार्ज साइज का होगा। जैसे मैंने कंसंट्रेशन कर दी 0.8%, तब जो डीएनए फ्रेगमेंट जिनको हम सेपरेट कर पा रहे हैं उनका साइज है 0.5 to 10 किलो बेस पेयर। ठीक है, और अगर यहाँ पर 1% है, या सॉरी 2% ले लेते हैं यहाँ पे, अगर 2% है तो 2% में बता रखा है 0.1 to 3 किलो बेस पेयर। अगर जेल की कंसंट्रेशन कितनी है, 2% आपकी, तो दैट इज 0.1 to 3 किलो बेस पेयर। तो आप देख सकते हो कि बेसिकली आपका यहाँ पर जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, उतना ही पोर साइज कम होता है। तो मतलब आप स्मॉलर फ्रेगमेंट्स जो हैं उनको ही सेपरेट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको आइडिया है कि आपके फ्रेगमेंट्स का साइज इतना है तो अकॉर्डिंगली आप जेल को जो है वो चूज कर सकते हो। कंसंट्रेशन तो वही है ना, आपके पास एग्रोज है वो तो आपने अपने हिसाब से बनानी होती है कि कितनी अमाउंट डालनी है। ठीक है, तो अगर आपके डीएनए का फ्रेगमेंट्स का साइज लार्जर है तो यू हैव टू यूज द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ एग्रोज। अगर आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स का साइज छोटा है देन यू कैन यूज फॉर हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, या कई बार होता है ना कि हमें छोटे वाले ही चाहिए या बड़े साइज के फ्रेगमेंट्स चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग हम जो जेल की कंसंट्रेशन है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक कंसेप्ट क्या पूछा जाता है, अब मान लो आपके, अब यहाँ पर भी जो हमारे पास फ्रेगमेंट्स आते हैं, ठीक है, तो जो फ्रेगमेंट्स हैं हम उसको किस बेस पे सेपरेट करते हैं, साइज या चार्ज, एग्रोस जेल के अंदर। जैसे मान लो आपके पास ये एक डीएनए है, ठीक है, ये एक डीएनए का फ्रेगमेंट है। ठीक है, एक आपके पास फॉर एग्जांपल ये डीएनए का फ्रेगमेंट है। ठीक है,
तो डीएनए तो बेसिकली क्या है, ये तो इस पे इसके ऊपर तो फॉस्फेट बैकबोन होती है, ठीक है। जैसे अगर हम इसके ऊपर बनाए फॉर एग्जांपल, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ऐसे ही जो बड़े साइज का डीएनए ऑब्वियसली उसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि बैकबोन किसकी बनी हुई है, फॉस्फेट की, ठीक है। तो अब डीएनए जो होता है, डीएनए किस तरफ जाता है आपका, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, तो जब हम अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो डीएनए, तो इधर हमारा एनोड होना चाहिए, क्योंकि एनोड की तरफ एनायन जाता है, और इधर क्या होगा, कैथोड, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप फ्रैगमेंट्स को क्या करोगे, सेपरेट करोगे। तो कौन सा फ्रैगमेंट ज्यादा स्पीड से जाएगा, स्मॉल वाला, ज्यादा चार्ज तो बड़े वाले पे है, क्योंकि यहाँ पे तो वो केस नहीं है ना, एसडीएस वाला तो है नहीं केस। ये डीएनए का साइज छोटा है, ये डीएनए का साइज बड़ा है, अब इस पे नेगेटिव चार्ज भी तो ज्यादा है, फिर तो ये ज्यादा जाना चाहिए, लेकिन जाता कौन सा है। जनरली तो हम यही पढ़ते हैं ना कि जो स्मॉल फ्रैगमेंट होता है वो ज्यादा मूव करता है, बड़े वाला आपका फ्रैगमेंट कम मूव करता है, ठीक है। तो इसमें वो रीजन क्या देते हैं, बेसिकली हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि डीएनए के ऊपर तो नेगेटिव जो चार्ज है उसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं ना कि फॉस्फेट बैकबोन है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हम चार्ज पर यूनिट लेंथ देखें, ठीक है, तो छोटा फ्रैगमेंट है तो ऑब्वियसली उस पे चार्ज जो है, और पर लेंथ देखें, और जो बड़ा फ्रैगमेंट है चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर छोटे फ्रैगमेंट पे चार्ज कम है तो उसकी लेंथ भी कम है, बड़े फ्रैगमेंट के ऊपर अगर चार्ज ज्यादा है तो उसकी लेंथ भी ज्यादा है, लेकिन चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है आपका, सेम होता है सभी डीएनए फ्रैगमेंट्स का, ठीक है। तो लेंथ के हिसाब से हम चार्ज की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो क्या होता है ना, यहाँ पे बेसिकली एक तरह से फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जो सेपरेशन होती है दैट इज ड्यू टू द, यहाँ पर जो हम सेपरेशन मतलब चार्ज के बेस पे, चार्ज पर यूनिट लेंथ तो सेम है सभी डीएनए की, ठीक है, क्योंकि अगर छोटा डीएनए है तो उसकी लेंथ भी तो कम है ना, अगर चार्ज कम है, तो बड़ा डीएनए अगर उस पर चार्ज ज्यादा है तो उसकी लेंथ भी ज्यादा है। सो यहाँ पर जो बेसिकली सेपरेशन करते हैं, ठीक है, सो सेपरेशन इन एग्रोजेल्स, सेपरेशन इन एग्रोजेल्स is achieved is achieved due to resistance to their movement, due to resistance to their movement caused by, due to resistance to their movement caused by the gel matrix, ठीक है। ये जो हम जेल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली क्या होगा, जो बड़ा फ्रेगमेंट है उसके ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, और जो छोटा फ्रेगमेंट है उसके ऊपर रेजिस्टेंस कम है। तो इसी कारण जो आपका बड़ा फ्रेगमेंट होता है वो क्या मूव करता है आपका, कम, और जो छोटा फ्रेगमेंट है वो ज्यादा मूव करता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल होता है, क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ तो सेम है, ठीक है। सो तो बेसिकली मोबिलिटी सबकी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम सिर्फ चार्ज पर यूनिट लेंथ की बात करें, तो यहाँ पे सेपरेशन इस बेस पे नहीं हो रही है, यहाँ पे सेपरेशन जो हो रही है, जो एक तरह से जो बड़ा फ्रेगमेंट है मतलब उसके ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस मतलब अपोजिंग फोर्स है, जैसे हम बोलते हैं ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, अपोजिंग फोर्स होती है, ठीक है। तो वो बड़े फ्रेगमेंट पे ज्यादा लगेगी इसलिए वो कम मूव करता है, छोटे फ्रेगमेंट पे कम लगेगी इसलिए वो ज्यादा मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेपरेशन है दैट इज ड्यू टू द रेजिस्टेंस टू देयर मूवमेंट कोज्ड बाय द जेल मैट्रिक्स, कि नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो देखो क्या ना, आपको एक तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ज्यादातर जो टेक्निक्स है ना, जैसे आप अब आप अभी जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ रहे हो तो दोनों हैं, ठीक है, कि प्रोटीन्स के लिए भी होती है, न्यूक्लिक एसिड्स के लिए भी होती है, क्योंकि फिर आगे जब हम ब्लॉटिंग करते हैं, ब्लॉटिंग भी जैसे हम बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए होती है, नॉर्दर्न आरएनए के लिए होती है, वेस्टर्न प्रोटीन के लिए होती है। तो बस ये है कि आप इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं हो जानी चाहिए, ठीक है, कि आपको ये पता हो कि ये टेक्निक जो है हम किस किस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन आपको टेक्निक का थोड़ा बहुत प्रिंसिपल, ठीक है, और दूसरा फिर ये कि
उसकी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन से ही पता लगेगी, ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और कई बार वही होता है ना, दे गिव यू मल्टीपल टेक्निक्स, ठीक है, कई बार वो मिक्सचर, क्योंकि आप एक ही जो जो भी आपका मतलब मोटिव है, जो भी आपका टारगेट है, जिस चीज को आप एनालाइज करना चाहते हो, तो उसकी मल्टीपल टेक्निक्स हो सकती हैं, ठीक है ना। तो मतलब मे बी कुछ एस्पेक्ट जो होते हैं वो एक टेक्निक से आपको बेटर पता लगते हैं, कुछ दूसरे से पता लगते हैं, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे वन बाय वन। मेन क्या होता है ना, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इस चीज को देख के घबराना नहीं है कि ये जो कुछ उन्होंने आपको ऐसा डायग्राम दिया होता है कि बैंड्स होते हैं, तो कुछ नहीं होता उसके अंदर। वो बैंड्स किसके हैं? जनरली डीएनए के हैं, प्रोटीन के हैं। तो हर एक टेक्निक के अंदर आपको बस ये होता है कि उन बैंड्स को थोड़ा सा आप एनालाइज कर पाओगे एक्चुअली वो गिवन क्या है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। होता कुछ नहीं है, बस यही है आपके पास, क्योंकि टेक्निक हर जगह, हर एक जो भी हम थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप उसको स्टडी करना है तो आपको टेक्निक तो चाहिए, ठीक है ना। कोई भी आप बायोलॉजिकल चीज पढ़ रहे हो, आप जैसे आपने कहा कि हमें एक स्पेसिफिक डीएनए चाहिए, हमें एक स्पेसिफिक फ्रेगमेंट चाहिए, तो ऐसे देखने से तो पता नहीं चलता ना कि ये स्पेसिफिक फ्रेगमेंट ही है। पहले आपको अ, जो जो डीएनए आपको चाहिए जिस भी ऑर्गेनिज्म में से, जिस भी सेल में से, पहले आपने उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। एंड इट शुड बी फ्री ऑफ एनी प्रोटीन और आरएनए, ठीक है। अगर मेरा टारगेट, मुझे क्या पता करना है, डीएनए, कोई फ्रेगमेंट या कोई स्पेसिफिक जीन, तो पहले फ्रेगमेंट करते हैं, फिर सेपरेशन करते हैं, फिर आप इसको नाइलोन या नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर शिफ्ट कर देते हो, और फिर वहां पे आप क्या डालते हो, प्रोब, ठीक है। प्रोब सिर्फ वहीं पे जाके बाइंड करता है जहां पर हमारी टारगेट डीएनए होता है, और हमें टारगेट डीएनए का पता चल जाता है, ठीक है। तो थ्योरेटिकली बड़े ही आसान है ये चीजें ना कहनी, बट प्रैक्टिकली जब हम इन चीजों को करते हैं तो बहुत ही हमें मतलब ध्यान से करना पड़ता है कि बेसिकली, क्योंकि वही है ना, अगर एक भी स्टेप, क्योंकि हर एक चीज बनानी है, जैसे आपको जेल बनानी है, ठीक है, तो जेल को मतलब आपकी कंसंट्रेशन सही होनी चाहिए, ठीक है। आप अगर डीएनए के फ्रेगमेंट्स कर रहे हो तो वो भी आपके सही से होने चाहिए। तो मतलब यू हैव टू डू ईच एंड एवरी स्टेप, मतलब वही ना, आपको पूरा दिन करना है इसको, ठीक है। एक भी स्टेप आपने एक भी पॉइंट पे कुछ ना कुछ गलत कर दिया तो सारा का सारा एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, हमारा खराब हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसको आपको ध्यान से करना होता है। चलो अभी तो हमें मेनली ये समझना है कि बेसिकली हम कहाँ कहाँ पर इनका टेक्निक्स का यूज है। जैसे अभी देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अभी तक तो हम ये डिस्कस करते आए कि अगर डीएनए के फ्रेगमेंट्स की बात करें, अगर तो साइज फ्रेगमेंट का बड़ा है तो उस केस में आप क्या कह रहे हो कि वो कम मूव करता है, और अगर डीएनए का फ्रेगमेंट का साइज जितना छोटा होगा वो उतना ज्यादा मूव करेगा। अब यहाँ पर उसने ना हमें एक बेसिकली एक डाटा दे रखा है, इसमें क्या बता रखा है, कहता है डीएनए का साइज सेम है, ठीक है, मतलब सेम नंबर ऑफ बेस पेयर, बट द थिंग इज दैट देयर कॉन्फर्मेशन आर डिफरेंट, ठीक है ना। उनकी जो कॉन्फर्मेशन है वो अलग अलग है। जैसे सेम डीएनए है, वो लीनियर भी हो सकता है, ठीक है, उतना ही साइज है। क्योंकि अभी हम साइज नहीं कह रहे ना, पहले हम ये कह रहे हैं कि अगर साइज बेसिकली क्या था, बड़ा था, तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस वाली फोर्स ज्यादा लग रही थी, ठीक है। अब ये क्या कॉन्फर्मेशन है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो लीनियर भी हो सकता है, ठीक है, वो ऐसे सर्कुलर भी हो सकता है, उसके अंदर कुछ निक भी हो सकता है, वो सुपर कोइल्ड भी हो सकता है, अलग अलग चलो इनकी डेफिनेशन है, जो भी सुपर कोइल्ड डीनेचर्ड भी हो सकता है। तो बेसिकली क्या देखा गया है, तो जैसे यहां पर आपके सामने 5 कॉन्फर्मेशन है, तो सबसे स्लो, ठीक है, द कंडीशन इज दैट नंबर ऑफ बेस पेयर सभी के अंदर सेम है, ठीक है। आप तभी कंपैरिजन करोगे ना अलग अलग कॉन्फर्मेशन का। अगर तो बेस पेयर ही डिफरेंट है फिर तो आपको पता ही है कि जिसमें बेस पेयर कम है वो ज्यादा मूव करता है, जिसमें बेस पेयर ज्यादा है वो कम मूव करता है, ठीक है, वो तो अलग कंसेप्ट हो गया। अगर हम ये कह रहे हैं तो यहाँ पर ये पांचों जो फॉर्म्स हैं, इन सब के अंदर नंबर ऑफ बेस पेयर सेम है, ओनली देन विल मेक कंपैरिजन। निक्ड ओपन सर्कुलर सबसे स्लोएस्ट, ठीक है, उसके बाद लीनियर, ठीक है, उसके बाद रिलैक्स सर्कुलर, सुपर कोइल्ड डीनेचर्ड और सुपर कोइल्ड फास्टेस्ट। देखो क्या होता है ना, जैसे मान लो ये एक पोर का साइज है, ठीक है, अब मान लो एक आपका डीएनए ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसा बना दिया, लीनियर है, ठीक है, और एक इसी डीएनए को हम बना दे सर्कुलर, ठीक है, ऐसे मतलब सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो ना, अगर उसको जेल के थ्रू जाना है, अब देखो जो ये सुपर कॉइल या फॉर्म है, मतलब एक दूसरे के ऊपर कॉइलिंग हो रखी है, तो देखो ना उस पर रेजिस्टेंस कम लगेगा, लीनियर पे ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली इसलिए वो इजिली चला जाएगा, ठीक है, इसलिए वो फास्टेस्ट जा रहा है सुपर कॉइल्ड, ठीक है। अब सुपर कॉइलिंग भी वो डिपेंड करता है कितनी कितनी सुपर कॉइलिंग है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये कई बार आ जाता है, जैसे एक बार ये गेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है,
ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आया था कि अलग अलग कॉन्फॉर्मेशन हैं तो आप उसके बारे में बताओ। ठीक है, इसमें चलो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये आप देख के आना। बेसिकली जो डीएनए है, डीएनए को स्टेन करने के लिए हम कौन सी डाई यूज करते हैं? ईटीबीआर, इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड एक बेसिक डाई है। बेसिक मतलब इसके ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो आपने ये देख के आना है, ये जो पांचों कॉन्फॉर्मेशन मैंने आपको लिखवाई हैं, इनमें से कौन सी कॉन्फॉर्मेशन के साथ आपका जो इथीडियम ब्रोमाइड है वो सबसे ज्यादा लगेगा और किसके साथ सबसे कम लगेगा। जैसे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि जो ईटीबीआर है, क्योंकि डीएनए को स्टेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इथीडियम ब्रोमाइड। ये इंटरकलेटिंग डाई होती है, क्योंकि डीएनए बैंड्स हमें एज सच नहीं दिखते। डीएनए बैंड्स को देखने के लिए हमें ईटीबीआर से स्टेन कराना पड़ता है, और फिर हमें ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखते हैं अंडर, कहां पर? यूवी लाइट। ठीक है, यही देखते हैं ना यूवी लाइट में। जैसे उसमें तो ब्लू कलर के आ रहे थे, वहां तो आपने कोमेसी ब्रिलियंट ब्लू यूज किया था। तो यूवी लाइट में कैसे बैंड दिखते हैं आपको? ऑरेंज कलर के। तो कौन सी कॉन्फर्मेशन के साथ जो ईटीबीआर है वो आपका ज्यादा बाइंड करता है? मैक्सिमम बाइंडिंग कौन सी कॉन्फर्मेशन के साथ होगी? ठीक है, तो ये आप देख के आना। तो उसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा कि ईटीबीआर जो है वो मतलब कैसा उसका बेसिकली बाइंडिंग कैसे वो करता है, कैसे वो डीएनए के बीच में जाके लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक है उसका बेसिकली क्या नाम है? पल्स फिल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना, अभी तक जो जो बेसिकली एग्रोजेल मेथड है, ठीक है, जैसे जनरली बेसिकली हमें क्या बता रखा है, जनरली हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करी है। वो कह रहा है कि अगर तो 60 kb, मतलब 60 किलो बेस या उससे कम है साइज डीएनए का, उसको तो चलो आप सेपरेट कर सकते हो, मतलब 60, उसने एक रेंज दे दी 60 तक। लेकिन दूसरी टेक्निक यहाँ पे कौन सी बोल रहा है? पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, एंड द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ वेरिएशंस ऑन द बेसिक टेक्निक नाउ मीन्स दैट फ्रैगमेंट्स अप टू 2 × 10⁻³ किलो बेस। जैसे पहले आप कह रहे हो 60 किलो बेस, ठीक है, अब किलो बेस तो इधर भी है। 2 × 10⁻³ कितना हो गया? 2000। जो जो हम अभी जनरल टेक्निक्स की बात करते हैं ना, उसमें तो आप 60 kb तक ही कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बड़ा, मतलब आप देखो 2000 किलो बेस, अगर इतना बड़ा डीएनए का साइज है, और मतलब अगर आप एक होल क्रोमोसोम को सेपरेट करना चाहते हो, अभी तक तो आप क्या कर रहे हो ना, आप डीएनए ले रहे हो, उसके फ्रेगमेंट्स कर रहे हो और उनको सेपरेट कर रहे हो। बट वी वांट द सेपरेशन ऑफ होल क्रोमोसोम, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक साथ है, तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा क्रोमोसोम तो बड़ा है। ठीक है, तो इस टेक्निक से हम पूरे के पूरे क्रोमोसोम को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पीएफजी, अब वही होता है ना, कई बार ये आपको लिखा मिलेगा पीएफजी, तो आप कई बार जज नहीं कर पाते, तो आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने करा भी था, वहां पे लिखा हुआ था पीएफजी, तो ये होल क्रोमोसोम सेपरेशन। देखो मैं आपको बार बार एक चीज बता रहा हूँ, आपको सिर्फ ना ये पता होना चाहिए इस टेक्निक को हम यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, आप, अभी हम उसको परफॉर्म करने का या उसका बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर उसमें अलग अलग एक्सपेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया कि हम इसमें हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं अलग अलग एंगल्स के ऊपर। ठीक है, तो उसकी बेस पे फिर वही होता है कि उसकी कॉन्फर्मेशंस कभी किसी कॉन्फर्मेशन में है, कभी किसी में है। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, वो एक, अब आपके पास क्रोमोसोम तो बहुत बड़ा है। ठीक है, अब मान लो क्या होता है, ये पोर साइज है। ठीक है, अब क्रोमोसोम, अब बड़े को सेपरेट करना चाहते हो। ठीक है, अब चलो इधर से तो वो पास कर गया, लेकिन अब इधर से वो अटक गया, या कई बार उधर से अटक गया, तो आपको कॉन्फर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी, ताकि वो बेसिकली हम उसको सेपरेट कर पाए पूरे के पूरे को। कोई चीज अगर पूरी की पूरी अगर एग्रोजेल में से नहीं जा पाई, तो इसका क्या मतलब है? तो कहीं ना कहीं से वो बेसिकली क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो अटक गया ना। आपने फ्रैगमेंट तो डाल ही दिया, लेकिन अगर मैं अलग अलग कॉन्फॉर्म, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड देके उसको हम क्या करेंगे, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स देंगे, ताकि तो ताकि जो उसकी कॉन्फॉर्मेशन है उसमें हम चेंजेस करते रहें, मतलब जिस तरफ से वो अटक गया वहां से वो, मतलब वहां से उसकी कॉन्फॉर्मेशन चेंज हो जाए। तो इस तरह से फिर हम पूरे का पूरे जो बड़े साइज का डीएनए फ्रेगमेंट है उसको भी सेपरेट कर पाते हैं। तो बेसिक यहाँ पे प्रिंसिपल क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड्स देनी होती हैं ऑल्टरनेटली एट डिफरेंट राइट एंगल। ठीक है, फॉर डिफाइंड टाइम पीरियड, पहले एक एंगल पे दी फिर दूसरे पे दी, तो इस टेक्निक से हम पूरे के पूरे क्रोमोसोम को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें अलग अलग, इसमें भी अलग अलग टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो उसमें तो भी हम नहीं जाएंगे, बट मेनली आप याद रखना, अगर आपको होल क्रोमोसोम को सेपरेट करना है तो आई विल गो फॉर पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, कई जगह आपको ये
क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो बड़े फ्रेगमेंट्स हैं, ऑब्वियसली बड़ा फ्रेगमेंट कह लो चाहे आप एक होल क्रोमोसोम कह लो, ठीक है, तो उसकी सेपरेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो फॉर बेसिकली पल्स फिल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास इसमें, अभी तक तो जैसे हमने बात करी डीएनए की, ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ आरएनए। ठीक है, तो डीएनए की तरह जो आरएनए है इसकी सेपरेशन भी हम किस में कराते हैं, आपका बेसिकली एग्रोस जेल के अंदर। ठीक है, so like that of DNA, electrophoresis of RNA is usually carried out in agarose gel and the principle of separation based on size is the same। देखो अल्टीमेटली सेपरेशन तो आप साइज के बेस पे बोल रहे हो इसमें, क्योंकि साइज जिसका बड़ा है वो, जिसका फ्रेगमेंट का साइज लार्जर है वो कम मूव कर रहा है। ठीक है, और तो ये मतलब चार्ज के बेस पे नहीं कर रहे, मेन मतलब ये है। ठीक है, क्योंकि अगर आप चार्ज के बेस पे कहोगे तो बड़े फ्रेगमेंट का साइज तो चार्ज उस पर ज्यादा है, वो ज्यादा मूव करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना, तो हो तो उल्टा रहा है कि जिसका साइज बेसिकली लार्जर, जिस फ्रेगमेंट का साइज लार्जर है वो कम मूव कर रहा है, और जिसका स्मॉलर है वो आपका ज्यादा मूव कर रहा है। ठीक है, अब आरएनए में क्या होता है कि अब आरएनए में कई बार सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेकेंडरी का मतलब, क्योंकि आरएनए तो जनरली आपका सिंगल स्टैंडर्ड है। ठीक है, लेकिन आप अगर जब आप ऐसे टीआरएनए को देखते हो, जैसे हम ऐसे टीआरएनए बना देते हैं, या जनरली कई बार आप सिंगल स्टैंडर्ड है उसके अंदर कई बार पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, तो वो हेयर पिन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, तो वो वाला पोर्शन आपको कैसा दिखेगा, डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, क्योंकि उसमें तो बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स आ गए। देयर विल ऑलमोस्ट सर्टेनली बी सम सेकेंडरी स्ट्रक्चर विद इन आरएनए मॉलिक्यूल ओइंग टू द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे एग्जांपल क्या है, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए में तो अब आपको दिख रहा है ना, अब ये पोर्शन कैसा दिख रहा है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड रीजन है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, आपस में पेयरिंग हो सकती है उनके। ठीक है, सो फॉर दिस रीजन नेटिव आरएनए रन्स ऑन जेल कैन बी स्टेन्ड एंड विजुअलाइज्ड विद ईटीबीआर। अगर तो आपने सीधा ही रन करना है, ठीक है, अगर आपने सीधा ही रन करना है तो उसमें डबल स्टैंडर्ड कुछ ना कुछ पोर्शन होगा। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड मतलब क्या है कि उसके अंदर कुछ हेयर पिन स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, हमारे अंदर कभी भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बनता, क्योंकि हमारे अंदर जब भी आरएनए बनता है वो सिंगल स्टैंडर्ड बनता है। बट कई बार क्या होता है ना, उसमें बेसिकली क्या होने की वजह से, उसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होने की वजह से वो क्या बना लेते हैं, ऐसे हेयर पिन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमने पढ़ा था जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करते हैं, तो एक हेयर पिन स्ट्रक्चर होते हैं, क्रूसीफॉर्म होते हैं, तो वो वही सीक्वेंसेस बनाते हैं जिसमें जिसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो होते हैं वो हेयर पिन और क्रूसीफॉर्म स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है तो आप ईटीबीआर वहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब इससे आपको ना एग्जैक्ट साइज का नहीं पता लगेगा, क्योंकि इसमें तो क्या है, इसमें तो उसमें कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सो हाउएवर इफ स्टडी ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन साइज by gel electrophoresis, then full denaturation of RNA is needed to prevent any hydrogen bond formation। तो अगर आपको तो स्पेसिफिक साइज ही पता करना है, फिर आपको ये जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज आपको फिर, क्योंकि वो कॉन्फर्मेशन है ना, जैसे अभी आपने कहा कि डीएनए लीनियर है, सुपर कोइल्ड है, तो सुपर कोइल्ड वाला फास्टेस्ट जा रहा है। ठीक है, तो उससे अगर आपका मोटिव साइज को पता करना है तो पहले आपको सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमारे पास कुछ डीनेचुरेटिंग एजेंट्स आते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लाइओक्सल एंड मिथाइल मर्क्यूरिक हाइड्रोक्साइड। बिकॉज वी नीड दैट डीनेचुरेटिंग एजेंट विच इज कंपैटिबल विद आरएनए एंड एग्रोस। मतलब सिर्फ वो डीनेचर करे, ये नहीं कि आरएनए या एग्रोस का नेचर खराब कर दे, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि वो चीज जेल से रिएक्ट करेगी तो फिर जेल का नेचर भी इफेक्ट होता है। तो ये सभी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये दो तीन डीनेचुरेटिंग एजेंट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, और इसकी वजह से आरएनए क्या हो जाता है आपका, सिंगल स्टैंडर्ड। उसमें जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इंट्रामोलिकुलर वो सब ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये खुद जाके उनके साथ बाइंड करते हैं जहां पर भी इनको। बेसिकली डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली हम जब हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है तो हमें क्या करना होता है, उसको सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना होता है। सो व्हाट दीज एजेंट्स डू, ये खुद हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं न्यूक्लियोटाइड के साथ जाके। तो जब इन्होंने खुद बना लिया तो सामने वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ इनका बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, जैसे है ना, एक एटम है, मान लो एक एटम ने मान लो एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, अब एक पहले से बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के भी अलग अलग होते हैं ना, कि हाइड्रोजन बॉन्ड हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में बनता है। ठीक है, तो अगर
वो हाइड्रोजन बॉन्ड इन केमिकल के साथ बना लेगा वो एटम। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि सामने वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ उसका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। और ब्रेक हो गया तो इसका मतलब क्या होगी आपकी डीनेचुरेशन। ठीक है। सो तो इस तरह से आपको बेसिकली ये एजेंट्स यूज करने होते हैं। ठीक है, अगर आपका मोटिव यह है कि अगर आपको साइज का पता करना है तो। ठीक है। ठीक है। अब क्या होता है ना, ये जो आपने आरएनए को डीनेचर करा है, ठीक है, तो जैसे ईटीबीआर तो जनरली इंटरकलेटिंग होती है। तो अगर तो आपके पास डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड के साथ तो ये बाइंड करती है, अगर डबल स्टैंडर्ड उसमें रीजन है तो। लेकिन अभी जैसे आपने आरएनए को क्या करा दिया, सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है। सो इसमें आप लिख सकते हो डीनेचर्ड आरएनए, डीनेचर्ड आरएनए स्टेन्स only very weakly with very weakly with ETBR, comma, so acrid in orange, so acrid in orange is commonly used, is commonly used to visualize, to visualize RNA on denaturating gels। ठीक है, तो मेनली हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, आपका एक्टिड इन ऑरेंज। ठीक है, क्योंकि ईटीबीआर जो होता है वो कैसा स्टेन करता है आपका, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड के साथ वो वीकली स्टेन करता है, मतलब उसको डबल स्टैंडर्ड पोर्शन चाहिए होता है। मतलब ऐसा तो नहीं कह रहा है कि उसके साथ स्टेन नहीं करता है, बट उसकी स्टेनिंग वो क्या बता रहा है, वीक होती है। ठीक है। और इसके अलावा जो एक्टिनिन ऑरेंज होता है ना, इससे हम स्टैंड, अगर हम डीएनए के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हमें स्टैंडर्डनेस का भी पता लग जाता है एक्टिनिन ऑरेंज। तो अगर तो आपका डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो ये कलर देता है रेड। अगर एक्टिनिन ऑरेंज है, अगर वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ बाइंड करता है तो वो कैसा कलर देता है, रेड। और अगर आपका डीएनए डबल स्टैंडर्ड है तब ये आपको कैसा कलर देता है, ग्रीन। कैसा कलर देता है आपको, ग्रीन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिकली आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो इसमें हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन्स की बात करी और आपके न्यूक्लिक एसिड्स की।